अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी में हूँ आपका टीचर मुजफ्फर हुसैन। स्टूडेंट्स, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को कंप्लीट किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को। ठीक है, तो बच्चे किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। बीइंग एज ए केमिस्ट, किसी भी केमिस्ट को जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ठीक है, और इन्हीं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो है एक केमिस्ट जो है लैब में इजीली जो है किसी भी कंपाउंड को आइसोलेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है इन्हीं आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन जो है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे वो इजीली कर सकता है, या फिर जो है इनकी जो है जो आइसोलेशन है, आइडेंटिफिकेशन है जो है, इनकी मदद से जो है वो इजीली जो है इनकी जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को गेस भी कर सकता है। अगर कंपाउंड नोन है, ठीक है, तो वो इजीली जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके जो है इनको आइसोलेट या आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है अगर उस केमिस्ट को नोन हो तो वो इजीली जो है उस कंपाउंड को मिक्सचर में से सॉलिड मिक्सचर में से जो है मेल्ट करके आइसोलेट कर सकता है। अगर वो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे जो है उसको आइसोलेट करना चाहे तो डिस्टिलेशन की मदद से वो इजीली जो है बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे भी किसी एक कंपाउंड को मिक्सचर में से अलग कर सकता है। या सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर वो जानता है, बिकॉज दिस ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो जो है क्रिस्टलाइजेशन की मदद से जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है कंपाउंड्स को आइसोलेट कर सकता है। इन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जो डायरेक्ट करती हैं, ठीक है, वो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मोस्टली जो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। नो डाउट शेप पे भी करती हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी करती हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे भी करती हैं, बट इन सब के पीछे फिर जो है जो कुव्वत कार फरमा है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको हम वेंडर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, वेंडर वाल्स फोर्सेस या वेंडर वाल्स इंटरेक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दीज आर द इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या है? इंटरेक्शंस हैं। आइदर द मॉलिक्यूल्स में बी सेम और मॉलिक्यूल्स में भी डिफरेंट। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो इंटरेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शंस कहते हैं। तो हम पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर जो है हम इन्हीं के बेस पे जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द molecular interactions between the these are the interactions between the molecules। ठीक है, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल जो है आपके पास लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, इवन कुछ जो है गैसियस फॉर्म में वेरी वीक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो फेसेस पर एग्जिस्ट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, तो हम जो तीन तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हल्का सा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला हमारा है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नाम से जाहिर है कि यहाँ पर दो पोल्स हैं, ये इंटरेक्शन दो पोल्स के दरमियान है। डाइपोल्स दो तरह के पोल्स, पार्शली पॉजिटिव पोल और पार्शली नेगेटिव पोल। मीन्स यहाँ पर ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं ये एक मॉलिक्यूल का पार्शली पॉजिटिव पोल और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव पोल के दरमियान इंटरेक्शन है। तो मॉलिक्यूल का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए जो फुल एंड फाइनल जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उन दो मॉलिक्यूल्स के में जो है पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव पोल्स होने चाहिए। जब ये पोल्स हैं तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटरेक्शंस बिटवीन, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या है? इंटरेक्शंस बिटवीन partially positive pole of one molecule and partially negative pole of अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के जो है पार्शली पॉजिटिव पोल और एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव पोल के साथ के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो आपको मोस्टली किस में मिलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे। ठीक है, सच हैव सच इंटरेक्शंस। ठीक
ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो है आपको इस तरह की इंटरेक्शंस मिलेंगी, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? मॉलिक्यूल्स विच हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, विच हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कोवेलेंट पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या हो? पोलर हो, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किनके दरमियान में होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये किसके दरमियान में होता है? इट इज़ ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या अनइक्वल शेयरिंग ऑफ, बेहतर वर्ड है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड्स बनते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग से, वो जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। तो जो जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, दो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी वो हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी, जो कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर मच वीकर देन द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, द कोवेलेंट बॉन्ड्स, द आयनिक बॉन्ड्स जो जिनको हम कहते हैं, दीज आर द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। वो तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन ये इनसे वीक हैं, लेकिन ये विद इन द मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि बिटवीन द मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो जो दो एटम्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रखते हों और वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेट सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ HCl जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो HCl में H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बनी है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। इस वजह से हम इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की है 3.1, तो ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा, यानी क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ये इस वक्त क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसने अपनी तरफ पुल किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ है। इसलिए जब हम इसका डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं तो एरोहेड क्लोरीन की तरफ दिखाते हैं। ये जो क्रॉस टेल है ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की तरफ होता है, ठीक है। ये और जो एरो हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स क्लोरीन है, फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और उस वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शली नेगेटिव आ गया। इट मीन्स यहाँ पर ये जो क्लोरीन साइड पर एक पार्शली नेगेटिव पोल बना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या बना? एक नेगेटिव पोल बना, यानी पार्शली नेगेटिव पोल बन गया, एक पोल बन गया, ठीक है। और इसी तरह जब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किए तो ये जो हाइड्रोजन है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी है। इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो जो है इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसकी तरफ शिफ्ट हो गई। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। हेंस आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की तरफ फिर कौन सा पोल बना? पार्शली पॉजिटिव पोल बना। तो आपने देखा HCl में दो पोल्स बने, एक पार्शली पॉजिटिव पोल और एक पार्शली नेगेटिव पोल। इसलिए हम कहते हैं कि HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल, सो इट हैज़ अ डाइपोल, इट हैज़ अ डाइपोल, सो इट हैज़ अ नेट डाइपोल मूवमेंट। कुछ ना कुछ इसका जो है डाइपोल मूवमेंट होगा, जो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है इस एटम से क्लोरीन एटम की तरफ झुकी हुई है। जब इस तरह के दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दिस इज वन HCl एंड दिस इज अनदर HCl, सपोज दिस इज अनदर HCl, ठीक है। इनके दरमियान जो है
ये सारे HCl हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन पार्शली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली पॉजिटिव है, पार्शली नेगेटिव है, फिर ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। देखिए अब ये जो इंटरेक्शंस हैं, ये हैं पार्शली पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शली नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से इस मॉलिक्यूल का जो है पार्शली पॉजिटिव पोल और इस मॉलिक्यूल का पार्शली नेगेटिव पोल के दरमियान क्या बनेगा, एक वीक इंटरेक्शन बनेगी। इस इंटरेक्शन को, क्योंकि ये दो पोल्स के दरमियान बनी है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल के दरमियान, तो इसको कहते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। तो HCl जो है इसी तरह HCl के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते, इसी तरह यहाँ से आगे जो है दूसरा जुड़ेगा, यहाँ से आगे तीसरा जुड़ेगा, इस तरह जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। लाजमी नहीं है कि ये भी HCl ये भी HCl हो, ठीक है, कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह की जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, ठीक है। और इसी इंटरेक्शन की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स जो है ये स्ट्रेंथ के बेस पर जो है ये लिक्विड से फिर गैस से लिक्विड से सॉलिड, जैसे जैसे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो फिर ये गैस टू लिक्विड हो जाते हैं, फिर लिक्विड से फिर क्या बन जाते हैं, सॉलिड्स बन जाते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें भी डाइपोल्स ही बनते हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म के डाइपोल्स, ख़ास किस्म के एटम्स के दरमियान जो डाइपोल्स बनते हैं, देन उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है उसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन bonding. If you want to define hydrogen bonding, such type of interactions which occur between hydrogen atom bonded to small, देखो इन ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है बिटवीन हाइड्रोजन एटम अटैच टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी लोन पेयर्स। आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ को लोन पेयर भी बोल सकते हैं, लोन पेयर ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज नाइबर टू द दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे अभी हम जो है समझते हैं ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, देखिए आप वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ठीक है। तो वाटर के अंदर जो है आपको पता है ऑक्सीजन में दो लोन पेयर्स हैं, इसी तरह ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें डिफिनीशन में क्या कहा हमने, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन या ये हाइड्रोजन दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। इस हाइड्रोजन की अगर इंटरेक्शन हो उसके हमसाये में मौजूद मॉलिक्यूल में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लोन पेयर के साथ, ठीक है। यहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसी एक एटम के लोन पेयर के साथ अगर इस हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होता है, दिस इंटरेक्शन इज व्हाट वी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये दो कंडीशन मस्ट है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन हो जो कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो या नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पास जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, फिर से वही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसी तरह आप NH3 के केस को डिस्कस करें, आप HF के केस को डिस्कस करें, अब HF के अंदर भी फ्लोरीन पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। इसी तरह यहाँ पर मैं एक फ्लोरीन को ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक फ्लोरीन को ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। हम इस केमिस्ट्री के पीछे नहीं जाएंगे। तो दिस इज़ पार्शली पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शली नेगेटिव, दिस इज़ पार्शली पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शली नेगेटिव। अब देखो फ्लोरीन के पास भी आपको पता है 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें तो आप हाइड्रोजन इज अटैच टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
तो ये हाइड्रोजन अब जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपना हिस्सा डाल सकता है। तो इस मॉलिक्यूल को आप हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कह सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को डोनेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कर सकता है। इस मॉलिक्यूल को देखें, ये हाइड्रोजन को इस तरफ से डोनेट भी कर सकता है, इस तरफ से इस हाइड्रोजन को अपने इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो इन लोन पेयर्स और इस हाइड्रोजन के दरमियान में इंटरेक्शन पॉसिबल भी है। तो यहाँ पर इस लोन पेयर जो पार्शली नेगेटिव फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं वो और इस पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में जो इंटरेक्शन बनेगी, दिस इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली इस फ्लोरीन का और इस हाइड्रोजन का जो है भी इंटरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन एट अ टाइम एक दफ़ा इस तरफ से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे काम कर रहा है, इस तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास एट अ टाइम वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो हाइड्रोजन को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सके और किसी दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसको अपना हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ ये वीक इंटरेक्शन के लिए। तो ऐसे जो बॉन्ड्स हैं इनको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये ऐसी जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाजमी नहीं है ये सेम हो, एक HF और एक वाटर के दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, वाटर और NH3 के दरमियान में भी हो सकता है। शर्त सिर्फ कंडीशन ये है कि एक तरफ से जो है ये डोनर होना चाहिए जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, और दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इनके दरमियान में वो इंटरेक्शन पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह आप जो है डाइमिथाइल ईथर को देखें, CH3O एंड CH3। ठीक है, यहाँ पर भी देखें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शली नेगेटिव और कार्बन पार्शली पॉजिटिव। 2.1 और 3.5, इसका 2.5 है, इसका 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड में पोलैरिटी है। इसी तरह ये कार्बन भी पार्शली पॉजिटिव, हूबहू वाटर की तरह सिर्फ हाइड्रोजन हट के क्या आ गए, मिथाइल्स आ गए। ठीक है, अब दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, तो दिस हाइड्रोजन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स आपका जो डाइमिथाइल ईथर है या कोई भी ईथर है वो जो है डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे काम नहीं कर सकता। ऑल्दो इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसके बगल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, जैसे वाटर आ जाए, जैसे HF आ जाए, जैसे NH3 आ जाए, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन दो ईथर के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, लेकिन एक किसी के पास भी डोनेट हाइड्रोजन को उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए इन दोनों के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों जो है आपस में डाइपोल इंटरेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं कर सकते। अब इनमें से आप इसी को लेके जाएं, आप यहाँ से इस हाइड्रोजन और इस HF के मॉलिक्यूल और इस डाइमिथाइल ईथर के दरमियान में यहाँ से ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है। इसी तरह इस वाटर और ये अगर इसको करीब लाकर मैं बनाऊँ तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर के पास जो है हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करने के लिए इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन है, इस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो दो डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी अगर कंडीशन, ये दो कंडीशन फुलफिल हो, हाई हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और उसके साथ में जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपने देखा यहाँ पे भी डाइपोल्स हैं, तो इसीलिए हमने इसको कहा स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल इंटरएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है ये भी हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, लेकिन दीज आर द इंटरेक्शंस अमॉन्ग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आप इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है पोलर मॉलिक्यूल्स में भी में ना हो, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्स हर मॉलिक्यूल में है। जब ये नॉन पोलर में है तो इसका मतलब ये पोलर में तो है ही है,
ठीक है। लेकिन हम जब नॉन पोलर की केस को डिस्कस करते हैं तो इनके पास जो मॉलिकुलर इंटरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, डाइपोल डाइपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। हमने इसमें डिफिनेशन में एमोंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसीलिए लिखा क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ यही एक ही इंटरेक्शन बाकी है, ठीक है। बाकी जो पोलर हैं उनके पास तो इससे भी स्ट्रांग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है, तो ये वीक इंटरेक्शन तो इनके पास लामहला है, ठीक है। तो हमने कहा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इस तरह की इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये बनती है ड्यू टू इंस्टेंट डाइपोल्स, ठीक है। ये जो इंटरेक्शंस है ये इंस्टेंट डाइपोल्स बनने की वजह से जो है ये इंटरेक्शंस बनती हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये प्रोमिनेंट है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के हो गए, ठीक है। एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है बिटवीन टू सेम एटम्स के दरमियान, ठीक है। बिटवीन टू सेम एटम्स के दरमियान भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, या बिटवीन टू एटम्स हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, हैविंग स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एटम्स जो बॉन्ड बनाए कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले ये जो एटम्स हैं अगर इनके दरमियान या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम हो या इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल ना हो, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे दो सेम एटम्स के दरमियान की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो कार्बन टू कार्बन अगर बॉन्ड बने तो दोनों कार्बन हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स। तो इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अपनी तरफ पुल करने की जरूरत नहीं करेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के इक्वली शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वली शेयर होते हैं, ठीक है, ड्यू टू नो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो दो सेम एटम्स के दरमियान जो भी बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। तो कार्बन टू कार्बन आप कहें, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कहें, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन कहें, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कहें, ठीक है। तो होमो एटम्स के दरमियान या जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये जो इनके पास जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। एक है तो भी एक से ज़्यादा है तो भी दीज ऑल बॉन्ड्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसी तरह अगर आप कार्बन टू हाइड्रोजन के बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो हाँ यहाँ पर कार्बन 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है एक एटम पार्शली पॉजिटिव और एक एटम पार्शली नेगेटिव नहीं बन सकता। हाँ, ऑल दो कार्बन के पास की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का हल्का सा फ्लो कार्बन की तरफ होगा, लेकिन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द बॉन्ड पोलर। तो हम कहते हैं ये बॉन्ड या तो हम कहते हैं या तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है या हम इसको कहते हैं वीकली पोलर है, ठीक है। तो वीकली पोलर हो तो तब भी जो है ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा क्या बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है। दे आर नॉन पोलर सो दे हैव नो परमानेंट डाइपोल। जिस तरह डाइपोल में परमानेंट डाइपोल होता था इसी तरह इनमें परमानेंट डाइपोल नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने पहले बात की इनमें क्या होता है, इंस्टेंट डाइपोल होता है, ठीक है। तो इंस्टेंट डाइपोल, तो हम देखेंगे अब इंस्टेंट डाइपोल इनमें बनता कैसे है। लेट्स टेक टू मॉलिक्यूल, सपोज हम बात करते हैं, सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं। चलो तीन बना देते हैं, ठीक है। तो ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के करीब हैं। अब जबकि हमने कहा ये नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली सब में जो है इसके पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप कहें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन इनमें क्या है, यूनिफॉर्म है पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। रिवॉल्व करते करते फॉर अ टाइम बीइंग फॉर अ नैनो सेकेंड्स जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन मॉलिक्यूल्स की किसी एक साइड में एक्यूमुलेट हो जाए,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सपोज अभी मैं कहता हूँ इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ ड्रा करके कहूँ, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करके जो है यहाँ से रिवॉल्व करते हुए यहाँ से चला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए कुछ टाइम के बाद यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है पूरे मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्म थी, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग इलेक्ट्रॉन बीइंग इलेक्ट्रॉन बीइंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देर समटाइम्स वहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल के एक साइड में क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए। सपोज मैंने कहा यहाँ पर जो शेडिड एरिया है, इस मॉलिक्यूल के इस शेडिड एरिया में फॉर अ टाइम बीइंग फॉर अ नैनो सेकेंड्स इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई। तो नाउ आई कैन से इस टाइम बीइंग के इस छोटे से टाइम के लिए इस मॉलिक्यूल में एक डाइपोल बना। ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गई, ये रीजन बना पार्शली नेगेटिव, और दूसरा ये जो रीजन बना ये पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एक इंस्टेंट के लिए, नैनो सेकेंड्स के लिए एक डाइपोल बना, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में डाइपोल बनने की वजह से इसके साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन की जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो इसके डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पे भी पोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। पोलराइजेशन आपको पता है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन कितना सेंसिटिव है, दैट इज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में जो फॉर बीइंग इंस्टेंट जो है जो डाइपोल बना था, उस डाइपोल की वजह से देखो इस तरफ जो पॉजिटिव है, तो यहाँ इस पॉजिटिव की तरफ यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस मॉलिक्यूल में भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब इस मॉलिक्यूल में फिर इस पॉजिटिव पोल के करीब जो है इस साइड, इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो फिर इस मॉलिक्यूल के करीब वाली साइड पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर क्या पार्शली नेगेटिव डेवलप्ड होगा, यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव डेवलप्ड होगा। देन इस पार्शली पॉजिटिव की वजह से फिर इस इलेक्ट्रॉन में भी, इस मॉलिक्यूल में भी इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसकी ये साइड पार्शली पॉजिटिव और ये साइड पार्शली नेगेटिव बनी, ठीक है। अब जब फॉर लिटिल बिट टाइम जब ये पोल्स बने तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शंस भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि अब पोल्स बने हैं तो इंटरेक्शंस बनेंगे, ठीक है। जैसे ही फिर एक नैनो सेकेंड के बाद फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो फिर ये इंटरेक्शंस टूट जाएंगे, फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे, फिर टूटेंगे। तो ये थोड़े से टाइम के लिए बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। तो इस तरह से जो इंटरेक्शंस बनते हैं, ठीक है, जो इंस्टेंट डाइपोल्स जो पोल्स बनते हैं उनको हमने कहा इंस्टेंट डाइपोल। और इन इंस्टेंट डाइपोल्स की वजह से इनमें जो इंटरेक्शन आती है, इस इंटरेक्शन को कहते हैं हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े रहते हैं, जब इनमें कोई पोल नहीं है तो आपस में जुड़े कैसे रहेंगे, तो दिस इज ड्यू टू दिस इंस्टेंट डाइपोल, जिसको हमने कहा, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन बनती है उसको कहा हमने लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो ये जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत जो है वीक इंटरेक्शंस हैं जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। अब क्योंकि हमारा टॉपिक अल्केन है तो हमने अभी जो है नॉन पोलर बॉन्ड्स में हमने कहा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, सी सी बॉन्ड भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। और सी एच बॉन्ड भी हमने क्या कहा, नॉन पोलर है या वीकली पोलर है। तो हमने कहा सी सी बॉन्ड और सी एच बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल में हो, ठीक है, तो ये क्या है, या तो नॉन पोलर है या तो वीकली पोलर है। तो अब आपके अल्केन्स में तो सारे क्या हैं, सी और एच बॉन्ड से, ठीक है। तो ओवरऑल आपका अल्केन जो है जो बना वो किन बॉन्ड्स से बना, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बना। तो वी कैन से दैट आवर अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहो या सिंपली हम कहें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो अल्केन्स है वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स जो अल्केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कौन सी है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से। इस बात को आपने जहन में रखना है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से जो कि वीक है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सो द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स आर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो एक चीज़ और जो है मैं इसी इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करने के बाद फिर जो है आगे बढ़ूँ। तो ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल में, साइज ऑफ मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कितना बड़ा है कितना छोटा है, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है वो एक दूसरे के साथ कितना एक्सपोज है,
ठीक है। जितना एरिया एक दूसरे के लिए इंटरेक्शन के लिए एक्सपोज होगा, जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ, इतने ज़्यादा जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स वहाँ पर स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन कितनी जल्दी हो जाती है। तो जो एटम्स इन्वॉल्व हैं इन अल्केन्स में, ठीक है, सपोज अगर हेट्रो एटम्स आते हैं, ठीक है, तो सपोज क्लोरीन भी एक में आया, ब्रोमीन भी एक में आ गया, तो ब्रोमीन की साइज़ ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्रोमीन की जो है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। साइज़ बड़ी है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंटरेक्शन कमज़ोर है, तो हम दूसरे किसी एटम को इसके करीब ले जाके या दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड के में उसको रख कर जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब ईजिली कर सकते हैं। तो जितना जो है बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें पोलराइजेबिलिटी जो है, हम मॉलिक्यूल के बेस पे तो नहीं कहेंगे, हम एटम के बेस पे कहेंगे। अगर आपके एल्केन में हेट्रो एटम्स आते हैं तो जिस अल्केन में हेट्रो एटम्स जो है बड़ा मौजूद होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी उस एटम की वजह से ज़्यादा हो जाएगी और उसके अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी इतने ज़्यादा होंगे। तो ये बात आपने जहन में रखना है। साइज़ ज़्यादा होने से लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से, इधर मैं एरिया लिखना भूल गया हूँ, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हमने जो है अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो इसी बेस पे अगर हम कहें कि अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखना, अल्केन्स आर नॉन पोलर, तो इनमें जो इंटरेक्शंस होंगे वो कौन से हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इन जो है इन अल्केन्स में होती हैं। अगर ये लिक्विड हैं, ये जो है सॉलिड हैं, तो ये जो है इन्हीं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ही की वजह से हैं। ठीक है। तो आप अगर देखें तो आपकी बुक में जो है ये चीज़ मेंशन है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो अल्केन्स हैं, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो अल्केन्स हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब इनमें जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, वीक है। ठीक है। जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है वो क्या है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की साइज़ क्या है, छोटी है। ठीक है। साइज़ छोटी होगी तो सरफेस एरिया भी कम होगा, तो जो है जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है वो भी कम होंगे, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब है एट STP, अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, ठीक है, और जो है 1 atm का प्रेशर, इन दो कंडीशंस के ऊपर अंडर STP जो है ये क्या है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। देन अगर हम टेम्परेचर्स को आगे पीछे करते जाएं तो फिर ये जो है इनकी कंडीशंस भी बदल सकती हैं, इनकी फिजिकल स्टेट बदल सकती है। ठीक है। देन C5 से लेकर C17 तक देखो, जैसे जैसे चेन बढ़ती है तो ये फिर क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है। इट मीन्स जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो जो है चेन की लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो है, चेन बढ़ने के साथ साथ चेन में एटम्स की तादाद में इजाफा होने के साथ साथ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते जा रहे हैं, स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक है। और जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स बढ़ी, मॉलिक्यूल गैस से किस में बदल गया, लिक्विड में। देखो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहे हैं इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है। और इसी तरह C17 से ऊपर C18 और उससे ग्रेटर जो है वो क्या है, सॉलिड है। इट मीन्स चेन यहाँ पर जो है 18 से आगे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की साइज़ इतनी बढ़ जाती है कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होना शुरू हो जाते हैं और इनकी स्टेट लिक्विड से क्या किस में बदल जाती है, सॉलिड में बदल जाती है। ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसी नॉन पोलर से ही बेस करती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने एक टर्म सॉल्युबिलिटी पढ़ा होगा। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। एक खास सॉल्यूट की एक खास सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी है, हर सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में जो है इक्वली सॉल्युबल नहीं होता। कहीं पर वो जो है हाईली सॉल्युबल है, किसी सॉल्वेंट के अंदर वो स्पेरेंगली सॉल्युबल है या पार्शियली सॉल्युबल है, किसी जो सॉल्वेंट में वो इनसॉल्युबल है।
ठीक है। तो इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है, जो सॉल्यूट्स हैं वो हर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल नहीं है। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी का कोई क्राइटेरिया है, ये ऐसे वैसे जो है किसी भी सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते। अब क्योंकि अल्केन्स क्या है आपके पास, नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये कहाँ सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल पढ़ा वो प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। जो अपने जैसा सॉल्वेंट अपने जैसे सॉल्यूट को ही डिजोल्व करेगा, या अपने जैसा सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट है वो अपने जैसे सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होगा, ठीक है। अगर इनके इंटरेक्शंस डिफरेंट हैं, अगर इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो हमने अभी पढ़े, अगर वो डिफरेंट हैं तो फिर वो या तो इनसॉल्युबल होंगे या स्पेरेंगली सॉल्युबल होंगे, वो ईजिली उन सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये बेस करता है ऑन द पोलरिटीज, ऑन द पोलरिटीज। अगर पोलरिटीज इनकी कंपेरेबल हैं तो वो या तो हाईली सॉल्युबल होंगे या स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। अगर पोलरिटीज मैच नहीं करती हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जो पोलर सॉलिड्स हैं, पोलर सॉलिड्स हैं या आयनिक सॉलिड्स हैं, ये जो है सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें पोलरिटी हो, ठीक है। अच्छा, अगर पोलर लिक्विड्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, मिसिबल है। सॉल्यूट हो या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, नॉन पोलर सॉलिड है तो वो जो है सॉल्युबल होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर नॉन पोलर लिक्विड है, ठीक है, तो वो नॉन पोलर लिक्विड है तो वो एक दूसरे में जो है क्या हो जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप नॉन पोलर सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, नॉन पोलर सॉलिड को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्युबल नहीं होगा। इसी तरह आप पोलर सॉलिड को जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे तब भी सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह नॉन पोलर लिक्विड और पोलर लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे तो वो मिसिबल नहीं होंगे, तो हम कहेंगे वो इमिसिबल होते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो आप अल्केन की बात करें तो हम कहते हैं अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अल्केन्स वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। क्यों, बिकॉज क्योंकि अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो इनमें जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, लंदन डिस्पर्जन होगी, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूल क्योंकि पोलर है तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन है हमने अभी पढ़ा वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्केन्स में क्या है, लंदन डिस्पर्जन है। तो ये एक दूसरे में, ये जो अल्केन है ये जाके वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर वो लिक्विड है तो अल्केन लिक्विड फॉर्म में है तो फिर वो जाकर उसमें मिसिबल नहीं होगा, वो इमिसिबल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, अगर सॉलिड है तो सॉल्युबिलिटी में सॉलिड का क्रिस्टल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूट के अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स को टूट के अलग होने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आ जाएगी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। तो सॉल्वेंट के जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं, अब वाटर के देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे तो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिलेगी नहीं। तो वाटर का मॉलिक्यूल तो अल्केन के साथ, अल्केन जो है वाटर के साथ एफिनिटी रखते ही नहीं है। तो जब आप अल्केन वाटर में डिजोल्व करने के लिए डाल देंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल और अल्केन्स के दरमियान तो कोई एफिनिटी है नहीं, अल्केन्स तो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। यानी वाटर से ये, वाटर के लिए इनमें फोबिया मीन्स ये जो है वाटर को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी ही नहीं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी तो फिर अल्केन्स के क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी आएगी नहीं, ठीक है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं क्योंकि इंटरेक्शंस डिफरेंट हैं तो ये एक दूसरे में जो है
को एक दूसरे में ये लिक्विड्स हैं तो मिसिबल नहीं है, सॉलिड्स हैं तो अल्केन जाकर वाटर में सलूबल नहीं हो सकता। तो अगर आपको कहें वाई अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो आप कहें अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे हैव लंदन डिस्पर्जन इंटरेक्शंस एंड वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल एंड दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइक डिजोल्व्स लाइक जो है ये सलूबल नहीं होते। तो नो डाउट सलूबिलिटी के लिए सिर्फ ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस काफ़ी नहीं है। ठीक है, सलूबिलिटी के लिए जो है आपके पास टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी जो है मैटर करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद फिर हम सलूबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो जनरली अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पे अगर बात करें तो ड्यू टू डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस या ड्यू टू डिफरेंट पोलरिटीज़ जो है अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर इतना भी कह दे तो आपका जवाब काफ़ी होगा। अदरवाइज जो है अल्केन्स की लंबी चेन जो है वाटर में सलूबल इसीलिए भी नहीं होती क्योंकि वाटर को जो है इस अल्केन की चेन को साल्वेट करने के लिए, इसको घेरने के लिए जो है वाटर को जो है एक ख़ास अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। तो वो वाटर की एंट्रोपी के अगेंस्ट है। ठीक है, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ती तो ठीक था, अब यहाँ पर वाटर को मज़ीद ऑर्डर में आना पड़ेगा। मीन्स जो है वाटर की एंट्रोपी जो है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होने के बजाय वाटर को डिक्रीज करना पड़ता है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये अल्केन्स जो है वाटर में सलूबल नहीं होते, या आप कह सकते हैं कि वाटर जो है अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट या सॉल्वेट नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सलूबल होगा, जैसे बेंजीन है। तो आप बेंजीन के स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इस बेंजीन में जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। इसी तरह आप अल्केन लेके आओ तो अल्केन में जो सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन है वो क्या है? अल्केन के अल्केन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी कौन सी इंटरेक्शन है? लंदन डिस्पर्जन है। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेटिबिलिटी है। तो जैसे ही आप अल्केन को बेंजीन में डाल देंगे, सॉलिड फॉर्म में है, तो बेंजीन जो है अपने इंटरेक्शंस को ब्रेक करेगा और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो है अल्केन की इंटरेक्शंस को भी ब्रेक करेगा। देन जो नई इंटरेक्शंस बनेंगी सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, तो वो इंटरेक्शन भी क्या होगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगी। तो आप कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन हो गया, अच्छा CCl4 हो गया। ठीक है, CCl4 एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, आपको पता है। ठीक है, इंडिविजुअली कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड्स आर पोलर, क्लोरीन इज पार्शियली नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बीइंग अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, और इनका नेट डाइपोल क्या होता है? जीरो। तो सिर्फ बॉन्ड का पोलर होना काफ़ी नहीं है, मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल क्या होना चाहिए? जीरो। तो CCl4 में ईच बॉन्ड पोलर है, लेकिन नेट जो डाइपोल है वो क्या है? जीरो है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए हम कहते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट है ये। इसी तरह आप N-हेक्सेन की बात करें तो इन सब में जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये जो है अल्केन्स को अपने अंदर ईजिली डिजॉल्व करते हैं, या अल्केन्स इनके अंदर सलूबल होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सलूबिलिटी। वन मोर थिंग, ठीक है, हमने कहा अल्केन्स जो है इनमें सलूबल तो हैं, लेकिन फिर एक्सटेंट ऑफ सलूबिलिटी डिपेंड करेगी इन अल्केन्स में इंटरेक्शन क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर जितनी अल्केन्स में इंटरेक्शन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, सलूबिलिटी इतनी कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे मास बढ़ेगा या साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी, ठीक है, तो इंटरेक्शंस क्या होंगे, या आप कहें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, CRES इंक्रीज हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो है सलूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, क्योंकि जैसे जैसे फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो इनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगे, तो फिर जो है सॉल्वेंट को उन इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए सफिशेंट एनर्जी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और एज अ रिजल्ट सलूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीज इन मास, डिक्रीज इन सलूबिलिटी, या इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन सलूबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है
नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में तो आप जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच, ये टेम्परेचर है एट विच सॉलिड मेल्ट्स, या अब आप कह सकते हैं सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट्स, या आप कह सकते हैं सॉलिड फेस जो है बदलता है किस में? लिक्विड फेस में। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में बदलना जिस टेम्परेचर पे शुरू होता है वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। या आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेस। ठीक है, यहाँ पर जो है सॉलिड और लिक्विड फेस में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश जिस टेम्परेचर पे होता है वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये वंस अगेन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वंस अगेन द फैक्टर पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता, पैकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो किस तरह से पैक्ड हैं, उस चीज़ के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर से हम कह सकते हैं, ठीक है, तो साइज़ बढ़ेगी, साइज़ अगर इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा? लंदन डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके एल्केन्स की कार्बन की चेन बढ़ेगी, ठीक है, तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ती जाएगी। देन आप कह सकते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया greater will be the intermolecular interactions, या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएक्शंस, या आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर विल बी द लंदन डिस्पर्जन फोर्स। में शार्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल की साइज़ बढ़ेगी, ठीक है, तो उनका सरफेस एरिया भी, या आप सिंपली कहें मॉलिक्यूल का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं, अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होती है। अनब्रांच अल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड अल्केन्स। ठीक है, ब्रांच्ड अल्केन्स की कंपैरिजन में जो अनब्रांच अल्केन्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होती है। क्यों? क्योंकि अनब्रांच अल्केन्स में जो है सरफेस एरिया क्या हो जाता है? सरफेस एरिया इज़ ग्रेटर। ठीक है, अनब्रांच अल्केन्स का सरफेस एरिया ग्रेटर है। ठीक है, देन रीज़न वही, सरफेस एरिया ग्रेटर है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है वो स्ट्रांग होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। लेकिन ब्रांच्ड अल्केन्स में स्मॉलर सरफेस एरिया, स्मॉलर सरफेस एरिया, क्यों? बिकॉज ड्यू टू ब्रांचिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल कंपैक्ट होगा तो इनकी जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। देखो अनब्रांच अल्केन्स सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या है? स्ट्रांग है, यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा मजबूत बनेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अगर आपका अल्केन ब्रांच्ड है तो फिर सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है?
ब्रांचिंग की वजह से कंपैक्ट हो जाएंगे, क्लोज पैकिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। और इसकी वजह से जो है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एन हेक्सेन की। एन हेक्सेन मींस स्ट्रेट चेन जो अल्केन है, CH3 CH2 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 1 2 3 4, वन मोर CH2 देन CH3। ये जो एन हेक्सेन है इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है -95 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे ये एन हेक्सेन मेल्ट होता है, ठीक है। अब मैं इसमें एक ब्रांच डाल देता हूँ, CH3 CH CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6। कंपेरिजन आपने कब करनी है, जब ओपन अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड में कार्बन की तादाद सेम हो, देन यू कैन कंपेयर, ठीक है। साइज सेम हो तब आप कंपेयर कर सकते हैं। जब इसमें एक ब्रांच आ जाती है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होकर कहाँ चली जाती है, -145 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली जाती है। देखो एक ब्रांच के आने से इसमें जो है, पहले ये पूरा था जो दूसरे मॉलिक्यूल जो है इसके साथ इजीली एक्सपोज होकर जो है इंटरेक्ट कर सकते थे। ये एन हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल, दूसरा एन हेक्सेन का मॉलिक्यूल, तो इनके दरमियान जो है इंटरेक्शन के लिए, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की इंटरेक्शन के लिए जो है सरफेस एरिया ज़्यादा था। अब जबकि एक ब्रांच पे चला गया तो जो है सरफेस एरिया जो है, सपोज इतना सरफेस एरिया कम हो गया। अब ये ब्रांच वाला जो है कंपैक्ट हो गया तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो ब्रांच में जो है इंटरेक्शन इतनी जो है ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा एन हेक्सेन में थी। तो एक ब्रांच आने से जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और इसी तरह जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी जो है मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं सिंपल ब्रांच और अनब्रांच की तो ज़्यादा है। अब आ जाएं जी, इसकी एक ब्रांच आ गई तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, -95 से बढ़ के 145 हो गई। अब इसी में मैं दो ब्रांचेस डालूं, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पर चलो जी CH3 1 2 3 4 5 6 यहाँ डाल देते ये। अब देखो इसमें एक से बढ़ के ब्रांचेस क्या हो गई, दो हो गई, तो मॉलिक्यूल मजीद कंपैक्ट हो गया। अब मॉलिक्यूल इतना कंपैक्ट हुआ है कि अब सरफेस एरिया के फैक्टर के ऊपर पैकिंग गालिब आ गई। सरफेस एरिया के ऊपर कौन सी चीज़ गालिब आ गई, पैकिंग गालिब आ गई, पैकिंग डोमिनेट कर गई, ठीक है। तो पैकिंग डोमिनेट कर गई जिसकी वजह से मॉलिक्यूल इतने पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ कि इस सिंगल ब्रांच की निस्बत इस डबल ब्रांच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिंपल ब्रांच से डबल ब्रांच में जो है इंटरेक्शन क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो है इस सिंपल ब्रांच की निस्बत फिर इस डबल ब्रांच की मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है -98 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो दो ब्रांचेस एक ही साथ एक दूसरे के बहुत करीब आ गई, ठीक है। तो पैकिंग इतनी खूबसूरती से इसकी, इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में जब मिलेंगे तो पैकिंग इतनी खूबसूरती से हो जाएगी कि इस पैकिंग की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान फिर क्लोजली पैक्ड हो गए तो इंटरेक्शंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी। तो सिंपली आप जो है मेल्टिंग पॉइंट का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। देखें अनब्रांच्ड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच, चाहे वो छोटी ब्रांच, कम ब्रांच, लेस ब्रांचेस हो या हाईली ब्रांच्ड हो, ठीक है। दोनों की निस्बत अनब्रांच्ड की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन इन दो ब्रांच में से एक जिसमें ब्रांचेस कम है उनकी निस्बत जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं उस ट्रेंड के हिसाब से मजीद मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बढ़ रही है। तो ये बढ़ने की वजह क्या है, अब ब्रांचेस में खुद दो ब्रांच में अगर कंपेयर करें तो फिर आप वहाँ पर सरफेस एरिया को नहीं देखें बल्कि आप किसको देखें, पैकिंग को देखें, क्योंकि सरफेस एरिया के ऊपर पैकिंग गालिब आ जाता है। तो दो ब्रांचेस में फिर वो उस ब्रांच मॉलिक्यूल की जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा होंगे, बिकॉज पैकिंग डोमिनेट्स, ठीक है। और पैकिंग डोमिनेट होने की वजह से फिर से क्या हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो इस चीज़ को आखिर में मैं मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। एक और ट्रेंड भी है जो मेल्टिंग पॉइंट में है, वो ये है एक्स-रे डायफ्रैक्शन से ये स्टडी वाज़े हो गई कि इवन नंबर ऑफ कार्बन जिन चेन में हो, इवन नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में मौजूद हो, किसके, अल्केन्स के, अल्केन्स में जिन अल्केन्स में कार्बन की तादाद इवन है इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है
ऑड वालों से क्या थी, ज़्यादा थी। ऑड कार्बन चेन से इवन वालों की मेल्टिंग पॉइंट क्या थी, मोर ग्रेटर थी। ठीक है, या आप सिंपली कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन्स थे उनकी मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन नंबर चेन पे रखने वाले अल्केन की निस्बत इवन वालों की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा थी। तो इसमें भी एक्सरे डायफ्रैक्शन से जब स्टडी करके पता चला तो इवन जो कार्बन की चेन है उनकी जो पैकिंग है वो मोर क्लोज़र है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इनमें जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, इंटरेक्शंस जो है स्ट्रांग हो जाएंगी। जब इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ कार्बन्स रखने वाली चेन्स की जो चेन में इवन कार्बन रखने वाले अल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट ऑड कार्बन्स की रखने वाले अल्केन्स की निस्बत इवन वालों की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है ड्यू टू पैकिंग। ठीक है, ड्यू टू क्लोजर पैकिंग हैविंग ऑफ द अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स इन चेन। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारा जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को भी, हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस करें। ठीक है, ऑल जो हम अब तक जितनी भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे बात कर रहे हैं। मींस हम एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, यानी या टेम्परेचर को या प्रेशर को। ठीक है, अगर दोनों में से एक को चेंज करेंगे तो फिर जो है जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो स्टैंडर्ड पर थी वो बदल जाएंगी। जैसे आप वाटर के केस में देखें, वाटर नॉर्मली 1 atm प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन आप प्रेशर कुकर का देखें वो 120 डिग्री पे बॉयल होता है। क्यों? तब प्रेशर को हमने चेंज किया, 1 atm से बढ़ाकर क्या किया, 2 किया, तो वो फिर 100 में बॉयल होने के बजाय कहाँ हो गया, 120 पे बॉयल हो गया। तो केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ है जिसमें आप कंडीशंस को बदल देते हैं तो फिर जो है आपके नताइज भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या है, ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे भी क्या होता है, फेस चेंज होता है। ठीक है, फेस चेंज होता है, लेकिन फेस चेंज कहाँ से कहाँ होता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैकिंग का इतना इशू नहीं है, संभव है लेकिन इतना ज़्यादा रोल नहीं है पैकिंग का जितना ज़्यादा रोल मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर था, क्योंकि वहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड था, लेकिन लिक्विड टू गैस में इतना नहीं, क्योंकि लिक्विड में भी पैकिंग इतनी ज़रूरी, पैकिंग का जो फैक्टर है वो इतना प्रोमिनेंट वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, गैसेस और लिक्विड्स में पैकिंग मोस्टली हम कहाँ पढ़ते हैं, सॉलिड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है जिसमें फेस चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर जो है इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, देन जो है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होगा उस हिसाब से वेपर प्रेशर, और उसी हिसाब से फिर बॉइलिंग पॉइंट भी उस चीज़ की बन जाएगी। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो है विद द एल्टीट्यूड भी चेंज होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है। तो अभी हमने कहा जैसे वाटर को माउंट एवरेस्ट में ये 70 डिग्री पे बॉयल होता है, नॉर्मली जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर जो 1 atm प्रेशर के ऊपर जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है, और अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं तो 120 डिग्री पे बॉयल होता है। ठीक है, तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स में भी यही है, छोटा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है तो कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड है तो कार्बन की तादाद क्या है, सरफेस एरिया, इन सब चीज़ों के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करेगा। तो वंस अगेन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पे डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया तो रोल प्ले करेगा ही करेगा, मींस ग्रेटर सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया क्या हो, ग्रेटर हो, तो स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, और अगर आपके पास इस हिसाब से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं जो अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं, अनब्रांच्ड अल्केन्स हैं, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड अल्केन्स, ब्रांच्ड अल्केन्स। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखें, अनब्रांच अल्केन्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच अल्केन की निस्बत ज़्यादा होती है। वंस अगेन रीज़न क्या है, रीज़न फिर वही है जो हमने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था।
ठीक है, क्योंकि अनब्रांच अल्केन्स हैं तो इनका अनब्रांच अल्केन्स का जो है UB अल्केन्स लिखता हूँ मैं चार्ट में, ठीक है। अनब्रांच अल्केन्स हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया क्या है, मैं एरो लगा रहा हूँ, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, एज अ रिजल्ट जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब आपका अल्केन ब्रांच्ड हो जाता है, ठीक है, ब्रांच अल्केन्स हो जाता है, अल्केन अगर ब्रांच्ड है तो वो क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है अल्केन, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एज अ रिजल्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज, क्योंकि एरिया छोटा होगा तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शंस इतने कम हो जाएंगे ना, सिफेरिकल टाइप बन जाएगा, जितने ब्रांचेस बनते जाएंगी जो है मॉलिक्यूल जो है कंपैक्ट होता जाएगा, तो फिर जो है सरफेस एरिया कम तो लंदन डिस्पर्जन कम होगा, तो एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने इन हेक्सेन को डिस्कस किया था, CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5, सॉरी एक कम हो गया तो CH3। तो देखें ये इतना बड़ा है, अगर इसमें ब्रांच आ जाए CH3 CH2 CH2 CH एंड देन 1 2 3 4 CH3 और देन CH3 एक ब्रांच आ जाए तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फर्दर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अब अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स देखें तो ये जो एन हेक्सेन है इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 69 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी 69 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन इसमें जब एक ब्रांच आ जाता है तो इसकी पैकिंग कब ये कंपैक्ट हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट 69 से गिर के क्या हो जाती है 60 डिग्री। अगर इसी में आप दो ब्रांचेस लेकर आ जाएं, ठीक है, CH3 CH2 1 2 3 4 5 देन CH3, ठीक है। तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है फर्दर ब्रांच बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद डिक्रीज होकर क्या हो गई 58 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये केस उलट था, जो ब्रांच है इनमें भी ब्रांच के अंदर अगर ब्रांचेस जिसमें ज़्यादा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन अनब्रांच की तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी ही होगी, लेकिन ब्रांच में आने के बाद ब्रांच्ड में अगर आप कंपेयर करें तो मोर जो ब्रांच्ड है या हाईली जो ब्रांच्ड है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेस ब्रांच्ड। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा ट्रेंड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में कंटिन्यूटी है, ठीक है। जितने ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इतनी कम होती जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है पैकिंग पे इतनी ज़्यादा जो है पैकिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट में पैकिंग इतना अहम नहीं होता, सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रांचिंग के साथ साथ सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपकी किताब में सवाल आपके पेपर में सवाल आ जाता है कि वाई ब्रांच इन अल्केन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द अनब्रांच अल्केन्स, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस हेंस द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस डिक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। तो आप एक ट्रेंड को याद रखें, ठीक है। अनब्रांच्ड अगर आपका अल्केन है, अनब्रांच्ड अगर अल्केन है, अनब्रांच्ड अल्केन है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, हाई। इसकी अनब्रांच अल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, और ये ब्रांच की साइज के हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितनी ब्रांच बढ़ेंगी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती जाएगी। अब ये इनकी हाई है, ठीक है। जो ब्रांच अल्केन्स है, ब्रांच अल्केन्स है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट अनब्रांच की निस्बत क्या है, लो है। ब्रांच अल्केन्स की मेल्टिंग पॉइंट अनब्रांच की निस्बत लो है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, ठीक है। देन आता है हाईली ब्रांच्ड, एक होता है सिंपल ब्रांच्ड, एक होता है हाईली ब्रांच। अगर ब्रांचेस ज़्यादा हैं देन मेल्टिंग पॉइंट जो है उसकी फिर ब्रांच अल्केन की निस्बत क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। वंस अगेन दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट इसकी क्या हो गई, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, हाई। लेकिन दिस हाई इज़ नॉट इक्वल टू द अनब्रांच अल्केन्स, इतनी हाई नहीं है कि वो अनब्रांच के इक्वल हो। अनब्रांच की निस्बत तो ये ब्रांच हाईली ब्रांच हो तो भी लो है, लेकिन खुद ब्रांच की निस्बत जो हाईली ब्रांच है उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, लेकिन हाई है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट स्टिल क्या है, लो है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है।
ठीक है। और अगर आप साइक्लो अल्केन्स की बात करें तो साइक्लो अल्केन्स की फिर ओपन चेन अल्केन की निस्बत, ओपन चेन अल्केन की निस्बत साइक्लो अल्केन्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। ठीक है, क्योंकि इनमें रिंग है, रिंग की वजह से जो है उन मॉलिक्यूल्स में जो है कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो है उनकी जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज क्लोज ही रहेंगे। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन्स एक दूसरे के क्लोज क्लोज रहते हैं, तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो ओपन चेन क्रॉसपोंडिंग ओपन चेन की निस्बत, जैसे साइक्लोप्रोपेन है और प्रोपेन है, इन दोनों की निस्बत साइक्लोप्रोपेन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है सिंपल प्रोपेन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन है, तो सिंपल हेक्सेन की निस्बत साइक्लोहेक्सेन की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि रिंग है तो इनमें कोई चाल मौजूद नहीं है, कोई फ्री रोटेशन मौजूद अवेलेबल नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज क्लोज ही रहते हैं। ओपन चेन की निस्बत ये ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, तो उनकी निस्बत इनमें जो है इंटरेक्शंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और इसी इंटरेक्शंस के ज़्यादा होने की वजह से जो है साइक्लो अल्केन्स की भी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ओपन चेन अल्केन की निस्बत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई थिंक जो वंस अगेन इन्हीं अल्केन्स की इन्हीं स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के ऊपर जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इजाज़त दीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जो है चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसी कोऑपरेशन के साथ जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।